हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का 7वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए। प्रश्न संख्या 1 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को ऑप्शन है ए बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया जाता है, बी बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, और सी अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता है, और डी है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। ओके। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ए आवृत्ति का सिद्धांत, बी पुनर्वरण का सिद्धांत, सी चिंतन मनन का सिद्धांत और डी नियोजन का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा चिंतन मनन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3 है, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है? लिपि, ध्वनि, लिपि एवं ध्वनि या वर्ण। तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। प्रश्न संख्या 4 है, पठन कार्य करते समय बालकों में किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो एक ध्यान देते समय, बी है अर्थ ग्रहण करते हुए, और सी है श्रवण करते हुए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो बच्चे में जो है आदत डालनी चाहिए वो होती है अर्थ ग्रहण करते हुए। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। आप कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या ग्रेडिंग व्यवस्था? तो आप ग्रेडिंग व्यवस्था का सहायता लेना चाहेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है? तो ए है अमृत को अमृत कहना, और बी है क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, सी है ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र कहना, और डी है स्नान को अस्नान कहना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना जो है स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 है, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? पसंद, वाकिफ, काबिल या हाजिर? तो हाजिर में जो है ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना हाजिर कहीं आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो हाजिर जवाबी होता है और भी शब्द होते हैं, बट ना हाजिर नहीं होता है। ना वाकिफ, ना पसंद, ना काबिल, ये सब आपने सुना होगा। और प्रश्न संख्या 8 है, विश्लेषण का विलोम है संश्लिष्ट, संक्षेपण, संश्लेषण और अविश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से होगा संश्लेषण। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बी बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, सी भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, और डी बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। प्रश्न संख्या 10 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरल भाषा से युक्त हों। प्रश्न संख्या 11 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए एक संसाधन है, बी एक कठिन समस्या है, सी एक पहेली, और डी एक जटिल चुनौती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक संसाधन है। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा अर्जन ए है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, बी है भाषा की कक्षा में ही संभव है, सी सहज स्वाभाविक होता है, और डी प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन जो होता है वह सहज स्वाभाविक होता है। प्रश्न संख्या 13 है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है ए विभिन्न भाषा उदाहरण, बी विशिष्ट भाषा प्रयोग, सी भाषा के नियम और शब्दों की व्युत्पत्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विशिष्ट भाषा प्रयोग। प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट भाषा प्रयोग से है। प्रश्न संख्या 14 है, विद्यार्थियों की कविता में रुचि जागृत करने के कितने साधन बताए गए हैं? 3, 4, 5 और 7। तो रुचि जागृत करने के 7 साधन बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में किसका महत्व है? ए लिपि का, बी भाषाई कौशल का, सी पठन पाठन का, और डी लेखन कौशल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें से होगा, भाषाई कौशल का। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी शिक्षण में कहानी विधि का लाभ है? ए कथन अपेक्षानुसार न हुआ तो छात्रों की एकाग्रता प्रभावित होगी, बी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और सी है सुनकर धारण करने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है, और डी कक्षा अनुशासन
प्रतिकूल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुनकर धारण करने की क्षमता का क्रमिक विकास होता है। प्रश्न संख्या 17 है, मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना अपेक्षित परिवर्तन किस उद्देश्य की संभावना है? वह है परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वह है अर्थ ग्रहण, भाषा तत्व, अभिरुचि, सद्प्रवृत्तियों का विकास। तो अर्थ ग्रहण और भाषा तत्व अभिरुचि नहीं होगा, इसमें सद्प्रवृत्तियों का विकास होगा। प्रश्न संख्या 18 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? ए, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। बी, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। और डी, बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से होगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज नियति बन सके। प्रश्न संख्या 19 है, लोक सेवा की प्रेरणा प्रदान करने वाली वृत्ति ही ए, मनुष्य को सदाचरित बनाती है। बी, मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। सी, मनुष्य को परोपकारी बनाती है। और डी है, दीर्घकालीन एवं स्थायी कल्याण प्रदायिनी शक्ति बन सकती है। जिसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, दीर्घकालीन एवं स्थायी कल्याण प्रदर्शनी शक्ति बन सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय है? पारस्परिक मेल मिलाप, बी, वैचारिक समानता, सी, प्रांतीय एवं क्षेत्रीय समाप्ति, डी, उन्नति के समान अवसर। तो इसमें वैचारिक समानता जो होती है वह अलगाव की समाप्ति का उपाय है। प्रश्न संख्या 21 है, राम राज्य का अर्थ है सबको समान सुख। बी, वैचारिक संपन्नता, सी, शैक्षिक शक्ति, डी, संपन्नता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सबको समान सुख राम राज्य का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी भाषा की शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी, भाषा कौशल का ज्ञान, और डी ऑप्शन डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से होगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी जो होती है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों में देवनागरी लिपि के सभी संकेतों की पहचान करने की क्षमता आ सके, इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? श्रवण, गद्य लेखन, सस्वर पाठ तथा मनन। तो इसमें सस्वर पाठ जो है वही उपयुक्त होगा। प्रश्न संख्या 24 है, भाषा शिक्षण में इकाई के निम्नलिखित महत्व बताए गए हैं, इनमें जो नहीं है उसका चयन कीजिए। प्रकरण एवं पाठ की संश्लिष्टता, बी, व्याकरण पाठ पर अधिक ध्यान, सी, शिक्षा एवं युक्तियों का निर्धारण तथा डी, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा, व्याकरण पाठ पर अधिक ध्यान। प्रश्न संख्या 25 है, किसी विषय में के गंभीर पठन को कहते हैं? सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामान्य पठन तथा अध्ययन। किसी विषय के गंभीर पठन को अध्ययन कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। तो ऑप्शन नंबर 20 में से होगा एकांकी। प्रश्न संख्या 27 है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए, साहित्य साधना सामाजिक, बी, सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक, सी, भाषा साहित्य ऐतिहासिक, डी, साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा, सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक जो होता है वह बोध विकास की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 28 है, हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचानने की वह क्या है? वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता में हो सकता है मैं, हम, तुम और वह। तो इसमें हम होगा। ओके, हम पहचाने। प्रश्न संख्या 29 है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है। तो ये वाक्य क्या है? विधानवाचक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक। तो ये प्रश्नवाचक है। प्रश्न संख्या 30 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्किनर का, गिलफोर्ड का, कॉल्विन का, फ्रायड का। तो यह कथन स्किनर का है।